ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे गैस टरबाइन। हम लोग के आईसी इंजन का 40वां लेक्चर। टॉपिक का नाम है गैस टरबाइन, छठा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 गैस टरबाइन। शुरुआत कर गैस टरबाइन। देखिए, हमारे गैस टरबाइन के जो सिलेबस या कंटेंट जो है वो हमारा इस प्रकार, जिसको हमने पॉइंट वाइज इस तरह से। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन। आइए गैस टरबाइन से हम लोग अपना परिचय। देखिए बेटा, गैस टरबाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टरबाइन का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये स्टीम टरबाइन है तो भी और गैस टरबाइन है तो भी इस पे इनपुट पे कुछ आता है और आउटपुट पे कुछ निकलता है। कुछ आता है कुछ निकलता है का मतलब वर्किंग फ्लूइड, और ये हमें आउटपुट देता है जिसको हम लोग कहते हैं WT। अब आने वाली चीज अगर स्टीम है, स्टीम प्रवेश करती है 1 पे और इसकी एंथैल्पी H1 हाई होती है, और यहां पे टरबाइन में इस स्टीम का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है? एक्सपेंशन होने का मतलब प्रेशर गिरता है, और जब 2 पे निकलता है तो इसकी जो एंथैल्पी होती है H2 वो लो होती है। जो एंथैल्पी में ड्रॉप होता है डेल्टा H, H1 माइनस H2, आदर्श रूप से यही टरबाइन के वर्क के बराबर होता है। यह है टरबाइन का आउटपुट। अब अगर ये स्टीम टरबाइन ना हो के गैस टरबाइन होती है तो एंट्री वाली चीज है 1, एग्जिट पे है 2, एंथैल्पी है आने वाली H1, निकलने वाली एंथैल्पी है H2। H1 ज्यादा है H2 कम है, तो एंथैल्पी में गिरावट कहां गई? एक्चुअली एंथैल्पी कुछ नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होती है। तो मान लीजिए यहां पे स्टीम आई या यहां पे गैस आई और यहां से स्टीम निकली या गैस निकली, तो आ रही थी मान लीजिए, तो इसकी जो एंथैल्पी थी मान लीजिए 1000 किलो जूल पर केजी थी, चाहे स्टीम थी चाहे गैस थी। निकली है तो इसकी एंथैल्पी है 200 किलो जूल पर केजी। कितना घट गई? 800 घट गई। आदर्श परिस्थितियों में क्या होगा? आदर्श परिस्थितियों में 800 जो है कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा H1 माइनस H2, 1000 माइनस 200 बराबर 800। 800 किलो जूल वर्क मिलेगा प्रति किलोग्राम स्टीम से या प्रति किलोग्राम गैस से। इसका मतलब गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, फर्क क्या है? वर्किंग मीडियम का। यहां पे ये स्टीम है और गैस है। सर स्टीम है, मैंने कहा बेटा देखो, स्टीम है का मतलब समझो। स्टीम है का मतलब जल से बनी हुई वाष्प। गैसियस फेज है लेकिन जल से बनी हुई वाष्प है। अब ये हो सकती है गीली हो, ये हो सकती है सूखी हो, ये हो सकता है सुपर हीटेड हो, जैसा हम लोग पढ़ते हैं वहां पे। और जब हम गैस बोलते हैं तो गैस में इट कैन बी एयर, इट कैन बी हीलियम, इट कैन बी ऑर्गन और एनी अदर गैस। इसका मतलब कि यहां पे अगर स्टीम आ रही है, बॉयलर में पानी भेजा, पानी से भाप बनी और भाप टरबाइन में गई, तो है। और जब हमें गैस बोल रहे हैं तो बल्कि हमें बोलना चाहिए कि गैस कौन सी है। सर ये गैस होती है कंबस्शन गैसेस। प्लस ये भी हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। अभी थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने टरबाइन के बारे में एक हल्का सा आइडिया लिया, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ाई की वजह से होना चाहिए। तो जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है वो समझ सकते हैं। कम से कम टरबाइन का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, टरबाइन में हमेशा आउटपुट मिलता है, इसमें कोई फ्लूइड आता है जिसकी इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी गिरती है, जो इंथैल्पी में गिरावट होती है वही कार्य में परिवर्तित होती है। अब आने वाली चीज स्टीम है, हाई इंथैल्पी पे हाई प्रेशर पे, तो कहलाती है स्टीम टरबाइन। आने वाली चीज गैस है, हाई प्रेशर पे हाई इंथैल्पी पे, तो कहलाती है गैस टरबाइन। टरबाइन के अंदर क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन में क्या होता है? इसका प्रेशर भी गिरता है, इंथैल्पी भी गिरती है। इंथैल्पी में जो गिरावट होती है यही यांत्रिक कार्य के रूप में हमें शैफ्ट वर्क के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, आइए अब गैस टरबाइन इज ए हीट इंजन। यस सर, ये हम लोगों ने आईसी इंजन के पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो गैस टरबाइन एक प्रकार का हीट इंजन है। करता क्या है? हीट एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित। अब हमारे जो हीट इंजन होते हैं
वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं, हम सब जानते हैं। उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉजियस। तो किस पे काम करते हैं? क्लॉजियस नहीं, केल्विन मैक्स प्लैंक पे काम। अब ये हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं आईसी इंजन, एक को बोलते हैं ईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन या एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब प्रश्न उठता है कि सर गैस टरबाइन हीट इंजन है? मैंने कहा यस, क्योंकि वो क्या करती है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलती है। ओके सर, ये किस प्रकार का हीट है, आईसी इंजन की ईसी इंजन? मैंने कहा थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये आईसी इंजन अगर है तो ये हो सकते हैं रोटरी टाइप के या रेसिप्रोकेटिंग टाइप, और अगर ईसी इंजन है तो भी ये हो सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप के या रोटरी टाइप के, और अगर ये आईसी इंजन है और रोटरी टाइप के हैं तो ये हो सकते हैं वैंकल इंजन या गैस टरबाइन। तो जवाब मिला कि गैस टरबाइन क्या है? आईसी इंजन है। कैसा आईसी इंजन है? रोटरी आईसी इंजन। तो आपके दिमाग में बात आई कि गैस टरबाइन इज ए रोटरी आईसी इंजन। ओके, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन में कौन सा आता है सर? 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, एसआई इंजन, सीआई इंजन, एलपीजी, सीएनजी। सर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या आता है? मैंने कहा स्टीम इंजन, और यहां पे क्या है? स्टीम टरबाइन। अब बेटा जरा समझिए, हमारी गैस टरबाइन आगे चल के अभी देखेंगे हम लोग दो प्रकार की होती है, उसमें से एक गैस टरबाइन यहां आती है और दूसरी गैस टरबाइन यहां आती है। क्या मतलब? गैस टरबाइन कैन बी रोटरी ईसी इंजन, गैस टरबाइन कैन बी रोटरी आईसी इंजन, लेकिन ज्यादा प्रयोग ये होती है इसीलिए मैंने इसको आईसी इंजन में लिया है। लेकिन आगे देखेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे कि एक विशेष प्रकार की टरबाइन वहां पे भी आती है, क्या होता है भी देखेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने ये देख लिया, गैस टरबाइन इज ए हीट इंजन, इट इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इनपुट पे ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, आउटपुट पे मैकेनिकल वर्क देते हैं, ये हमारा। अब एक महत्वपूर्ण बात, इस ये जो गैस टरबाइन है इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका एप्लीकेशन कहां होता है, प्रयोग कहां होता है? तो मैंने कहा देखिए बेटा, गैस टरबाइन का उपयोग सबसे ज्यादा आज के तारीख में एरोप्लेन्स में हो। हमारे हवाई जहाज जो है उनका इंजन जो है वो गैस टरबाइन है। पुराने जमाने में जो हवाई जहाज होते थे वो पेट्रोल इंजन से चलते थे, पर आज के जो हमारे हवाई जहाज हैं, खासकर जेट विमान जिनको हम लोग बोलते हैं, जेट प्लेन जितने भी मोस्टली हैं पैसेंजर प्लेन्स, वो सब किससे चलते हैं? एरोप्लेन। अब ये एरोप्लेन पैसेंजर वाले हों, यात्री वाले हों, मालवाहक हों, सामान ढोने वाले हों, बाढ़ आ जाती है ना जब, तो रिलीफ सामग्री इसी से जाती है, या युद्ध वाले विमान हो, फाइटर प्लेन्स हो, ठीक है, राफेल हो या आपका मिग हो, ठीक है, या F-16, F-18 जो भी हैं, तो सारे प्लेन्स जो हैं इनका इंजन जो होता है गैस टरबाइन होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है बेटा पावर जनरेशन के, बिजली पैदा कर, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज जो होता है वो एरोप्लेन्स में होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जेट प्रोपल्शन। एरोप्लेन बोल दीजिए या बोल दीजिए जेट प्रोपल्शन, तो इसका अधिकतर। अब हमारे देश में तो बेटा देखिए ट्रेन्स वगैरह में अभी गैस टरबाइन इंजन नहीं लगा है, बट विदेशों में गैस टरबाइन से चलने वाली गाड़ियां मींस ट्रेन्स भी हैं। हमारे यहाँ तो पेट्रोल इंजन है, सॉरी हमारे यहाँ डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन, भाप वाला इंजन तो खत्म हो गया, और धीरे धीरे हम लोग डीजल इंजन से भी नमस्ते कर रहे हैं। धीरे धीरे डीजल इंजन भी आज से 25 साल के बाद खत्म हो जाएगा, तो जैसे जैसे बिजली की लाइन बिछती जाएगी वहां पे इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ेगा। जहां जहां बिजली की लाइन नहीं है, मानी बात है कि वहां पे भी हमें डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो एरोप्लेन्स में गैस टरबाइन का यूज है। तो गैस टरबाइन इज ए रोटरी आईसी इंजन फिलहाल हम बोल रहे हैं, और ये पावर प्रोड्यूस करती है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहां पे होता है सर? हवाई जहाज में होता है, हवाई जहाज के इंजन के तौर पे, और विद्युत पैदा करने के लिए, पावर जनरेशन। ठीक है, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, ये है हमारे गैस टरबाइन का इंट्रोडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? ये है बेटा हमारा ब्लॉक डायग्राम, मतलब मोटा मोटी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गैस टरबाइन का ब्लॉक डायग्राम। अब बेटा इस ब्लॉक डायग्राम को अगर देखें तो हमारे गैस टरबाइन में मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सी, सी का मतलब कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एक मशीन होती है, ये रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकती है, रोटरी भी हो सकती है, जिसमें कोई फ्लूइड आता है लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे निकलता है, और ऐसा करने के लिए, प्रेशर एनर्जी बढ़ाने के लिए हम उसको कार्य देते हैं। तो यहां देखिए इस कंप्रेसर में क्या आ रही है? एयर आ रही है। क्या चीज आ रही है? एयर आ रही है। ये एयर कहां से आ रही है? ये एयर एटमॉस्फेयर से आ रही है। ये एयर किस प्रेशर पे आ रही है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ रही है। रफली आप इसको कह सकते हैं ये किस पे आ रही है सर? ये 1 बार पे आ रही है। अब कंप्रेसर क्या करता है?
इस एटमॉस्फेरिक एयर को जिसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर क्या है P1, टेम्परेचर क्या है T1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की एयर इसमें आती है और जब निकलती है तो क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में क्या करते हैं, हम अपने एयर का प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो हमारा ये कंप्रेसर है। अब शुरू में कंप्रेसर चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं S। यहां पे S का मतलब है स्टार्टर, मींस पहली बार इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बाह्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आईसी इंजन से स्टार्ट करें, हो सकता है इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट करें, कुछ नहीं है तो हाथ से चला के स्टार्ट करें। कहने का मतलब है शुरू में कंप्रेसर को एनर्जी चाहिए, तो शुरू में चाहिए बाद में चाहिए, मैंने कहा इसको हमेशा चाहिए। ये शुरू में आपको बाहर से देनी पड़ेगी, बाद में तो हम कटिया मार के खींच लेंगे। ओके, तो कंप्रेसर से आपके एयर का प्रेशर बढ़ गया। अब ये एयर जो है ये आती है कंबस्शन चैम्बर। ध्यान रहे बेटा, ये एयर है, अगर ये एयर है तो इसके अंदर क्या है सर, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन जलेगी, नहीं सर। अब हम करते क्या है, इसमें आए, अब इसको बोलते हैं बेटा सीसी। सीसी का मतलब होता है हमारा कंबस्शन चैम्बर। हम यहीं पे हीट एनर्जी देते हैं या यहीं पे हम फ्यूल जलाते हैं। अब हमने फ्यूल भेजा बाहर से, ये फ्यूल का फुहारा आ रहा है। अब ये फ्यूल आ रहा है, अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है। ये फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, कंबशन गैसेस बनेंगी। कंबशन गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर तो वही होगा जो ये है, टेम्परेचर हाई होगा, तो यहां से क्या निकलेगी, गरम गरम गैस निकलेगी। इसकी इंथैल्पी हाई होगी इसके तुलना में, तो हमने यहां पे हीट ऐड की। यही है हीट ऐड करना, या इसी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क बनाएगा। जो मैंने फ्यूल जलाया उससे जो हीट पैदा हुई, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क बनाएगा। अब ये 3 नंबर पे कहां आएगी, टरबाइन पे आएगी, और 4 पे निकलेगी। आएगी क्या, कंबस्शन गैस आएगी। सर कंबस्शन गैस का मतलब क्या, मैंने कहा वही फ्लू गैस, हॉट गैस। क्योंकि बेटा ये जो फ्यूल है ये क्या होगा, बेसिकली ये फ्यूल क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। जब जलेगा तो क्या बनेगा सर, वही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, वाटर वेपर इत्यादि। ये कंबस्शन गैस आएगी टरबाइन पे। अब जब ये टरबाइन पे आएगी तो इसकी इंथैल्पी हाई होगी और निकलेगी तो इंथैल्पी लो होगी। यहीं पे वर्क पैदा होगा WT। लेकिन ये जो वर्क यहां पैदा होगा WT, इसको हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस वर्क को पैदा करने के लिए इस कंप्रेसर का चलना जरूरी है। तो हम करेंगे क्या, इस WT में से WC कंप्रेसर को दे देंगे। मान लीजिए टरबाइन में आपका वर्क पैदा हुआ 100 जूल, तो टरबाइन में वर्क पैदा हुआ 100 जूल और कंप्रेसर को चलाने में लग गया 10 जूल, तो 10 जूल चला कंप्रेसर में जाएगा। और अब जो W नेट बचेगा 90 जूल, वो जाएगा जनरेटर में और बिजली पैदा करेगा। और ये हमारी जो है कंबशन गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये बाहर निकल जाएगी, आप चाहे तो इसको एटमॉस्फेयर में फेंक दीजिए, या चाहे इसको तो आप दोबारा लाके AC, यहां पे AC का मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, यहां पे AC का मतलब है एयर कूलर। चाहे तो इसको आप एयर कूलर में लाके पुनः ठंडा करके वापस ले जाइए। डॉटेड लाइन ये कहती है कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके वापस लाइए, वरना इसको फेंक दीजिए। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम गैस टरबाइन। इसका मतलब जब हम कहते हैं गैस टरबाइन, तो कायदे से तो टरबाइन ये है, परंतु इसका अपना अलग से कोई वजूद नहीं है। ये गैस टरबाइन प्लांट की बात हो रही। तो गैस टरबाइन जब हम बोलेंगे तो उसमें मुख्य रूप से 4 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से, इसको मुख्य रूप से मत मानिए, कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर, टरबाइन और आफ्टर कूलर। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगला टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पीछे, हम लोगों ने पीछे ये देखा कि हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, गैस टरबाइन। तो आइए 2 मिनट में देखिए, हम लोग बोला गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन को मैंने परिभाषित किया कि देखिए भाई, गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन दोनों को परिभाषित कर रहा हूं। एक रोटरी मशीन है जिसमें वर्क आउटपुट मिलता है और ये रोटरी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें हाई प्रेशर पे, हाई इंथैल्पी पे फ्लूइड आता है। अगर वो स्टीम है तो ये स्टीम टरबाइन कहलाएगी, अगर वो गैस है तो गैस टरबाइन कहलाएगी। सर कौन सी गैस हो सकती है, मैंने कहा होने को तो ये अलग गैस भी हो सकती है या ये कंबस्शन गैस भी हो सकती है। सर दोनों चीज हो सकती है, मैंने कहा। तो क्या फर्क है, मैंने कहा अभी आगे बताएंगे, फिलहाल ओके। इसके बाद मैंने कहा बेटा कोई भी हमारी गैस टरबाइन है वो बेसिकली हीट इंजन है। अभी आईसी इंजन में भी आ सकती है, इसी इंजन में भी आ सकती है। आईसी में है तो रेस्पिरेटरी रोटरी दोनों हो सकती है। तो हम लोगों ने इतना परिचय आपको दे दिया। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आता है सर गैस टरबाइन कितने प्रकार की होती है। देखो बेटा, अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाएंगे, वर्गीकरण करने जाएंगे, तो जबरदस्ती का वर्गीकरण करेंगे तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जब वर्गीकरण करेंगे 2 तरह से करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण क्या है,
ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन प्रोसेस, मतलब जो हमारा फ्यूल है वो जो जलता है वो किस प्रकार से जलता है, किस प्रक्रम में जलता है, या कहिए जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे। तो स्टीम टरबाइन स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं जूल साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल और दूसरे को बोलते हैं एटकिंसन साइकिल। बेटा देखिए जूल और ब्रेटॉन इसका दोनों नाम है। अगर थर्मोडायनेमिक साइकिल के हिसाब से देखेंगे एक होती है जूल या ब्रेटॉन साइकिल, जो भी बोलना चाहो बोलो, और दूसरी होती है एटकिंसन साइकिल। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मैंने कहा समझो बेटा, एक चीज तो तय है कि गैस टरबाइन है तो मैकेनिकल वर्क देगा, यही मैकेनिकल वर्क बिजली बनाना चाहो तो पावर प्रोड्यूस कर सकते हो उस मैकेनिकल वर्क से, या इस मैकेनिकल वर्क को यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। लेकिन इस वर्क को पाने के लिए तुम्हें फ्यूल भेजना पड़ेगा और फ्यूल जलाना पड़ेगा। जब फ्यूल जलाओगे तो जानते हो कि कंबशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट इवॉल्व होती है, हीट उत्पन्न होती है और यही हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क बनती है। इसका मतलब कि बेटा देखो टरबाइन जूल ब्रेटॉन साइकिल पे काम करने वाली हो गैस टरबाइन या एटकिंसन साइकिल पे काम करने वाली, फ्यूल को जलाएंगे और जला के ऊष्मीय ऊर्जा पाएंगे, उस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करेंगे, चाहे ये वाली टरबाइन हो चाहे ये वाली टरबाइन हो। लेकिन जब हम फ्यूल को जलाएंगे, कंबस्चन करेंगे, तो वो कंबस्चन के हिसाब से अब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, अगर आप जब कंबस्चन कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट है तो कहलाता है हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे है, वो वाली साइकिल होती है जूल या ब्रेटॉन साइकिल। और इसको कभी कभी हम लोग कंटिन्यूअस कंबस्चन भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें फ्यूल आता है लगातार और जलता रहता है, गैस बनती जाती है, टरबाइन पे जाती है, तो कंटिन्यूअस कंबस्चन। जैसे कभी कभी होता है ना 24 घंटे का भंडारा चलता रहता है, कुंभ मेले वगैरह में हमारे इलाहाबाद में क्या होता है, अन्न क्षेत्र खोल दिए जाते हैं, वहां 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। और एक होता है कि भाई कहीं पे हो रहा है भंडारा या कुछ, एक टाइम है दोपहर में 1 से 4, तो वो होगा रुक रुक के, हर दिन चलता है, दोपहर में भंडारा चलता है। तो वहां पे दो तरह के अन्न क्षेत्र होते हैं हमारे इलाहाबाद में, कुंभ क्षेत्र, एक 24 घंटे भंडारा चलता है, कभी भी जाएंगे आपको भोजन मिलेगा, और एक ऐसे हैं जहां पे टाइम निर्धारित रहता है सुबह का और शाम का, सुबह का भोजन आपको इस वक्त मिलेगा, शाम का भोजन आपको इस वक्त मिलेगा, इंटरमिटेंट, रुक रुक के। अब अगर फ्यूल का कंबस्चन लगातार हो रहा है और हम जो कंबस्चन कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जूल या ब्रेटॉन साइकिल। जूल या ब्रेटॉन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है, कंटिन्यूअस कंबस्चन होता है, जबकि दूसरी एटकिंसन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट नहीं ऐड होती, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होती है। और इसमें इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के कंबस्चन होता है, इसको बोलते हैं एटकिंसन साइकिल। ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? ये है। इसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है, क्या खामियां हैं कभी होगा डिस्कस करेंगे, वरना बहुत पूछी भी नहीं जाती। तो हमारे जो एरोप्लेन्स में है या हमारे जो पावर प्लांट्स में होती है जहां बिजली पैदा करते हैं गैस टरबाइन से, हर जगह कौन सी यूज होती है? ब्रेटॉन साइकिल। तो बेटा अब हम लोगों ने ये समझा, तो हमें अपने इस गैस टरबाइन के चैप्टर में इस साइकिल पे ही पूरा फोकस कर। अब आपके दिमाग में होना चाहिए ये रोटरी इंजन है, आपने रेसिप्रोकेटिंग इंजन पढ़ा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल कौन सी थी? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में हीट कैसे ऐड होती थी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, याद आ रहा है। और ये कौन सी है? डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में कैसे हीट ऐड होती थी? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो थी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग इंजन की ये थी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल, लेकिन कैसी? रेसिप्रोकेटिंग इंजन की। ये कैसी है? रोटरी आईसी इंजन। ये रोटरी आईसी इंजन है, इसमें पिस्टन सिलेंडर नहीं होगा, इसमें खोल होगा टरबाइन का, उसके अंदर चक्का नाचेगा, दिस विल बी टरबाइन। लेकिन यहां जब हम गैस टरबाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ गैस टरबाइन से नहीं है, गैस टरबाइन प्लांट से है, जिसमें कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन और आफ्टर कूलर चारों आता है। ठीक है बेटा। अब पहला क्लासिफिकेशन तो होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल के हिसाब से। गैस टरबाइन दो प्रकार की हो गई, ब्रेटॉन साइकिल या एटकिंसन साइकिल पे काम करने वाली। इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कंबस्टन के हिसाब से, एक जिसमें कि हम हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं ब्रेटॉन साइकिल में, और दूसरी जिसमें हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं एटकिंसन साइकिल में। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस कंबस्टन होता है, इसमें कंबस्टन रुक रुक के होता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे। तो अब समझिए गैस टरबाइन की पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही वाला है, और उसमें भी हमें जो साइकिल पढ़नी है वो ये है। आप समझिए कि हमारा कम से कम 4 घंटे की जो स्टडी होगी ब्रेटॉन साइकिल की थ्योरी के ऊपर, हीट मिला के 5-6 घंटे हो सकता है, ये पूरी स्टडी ब्रेटॉन साइकिल पे होने।
अब आपको अगर सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर याद हो, गैस पावर साइकिल, गैस पावर साइकिल, उसमें क्या था बेटा? कॉर्नोट, स्टर्लिंग, इरिक्सन एक साथ रखा था। उसके बाद रखा था ऑटो, डीजल, ड्वेल एक साथ रखा था। उसके बाद हमने आपका रखा था ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल, और दूसरी एटकिंसन साइकिल एक साथ रखा था। ये क्या है? ये सर रोटरी आईसी इंजन, सॉरी रोटरी गैस टरबाइन की साइकिल से, आईसी इंजन तो है, रोटरी गैस टरबाइन की साइकिल से। ये क्या है सर? रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन की साइकिल से। ये क्या है सर? हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी देने वाली साइकिल से। इन तीनों की एफिशिएंसी सेम होती है। और एक साइकिल और बताइए वहां पे हमने आपको, लीनियर साइकिल। लेकिन ये सब कैसी है? गैस पावर साइकिल्स, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के हिसाब से गैस टरबाइन दो प्रकार की हो गई, एक ब्रेटॉन साइकिल वाली जिसको हमें पूरा पढ़ना है, और दूसरी एटकिंसन साइकिल जिसको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप सामान्य किताबें खोलेंगे तो इस पर एक भी सवाल नहीं मिलेगा। आप अपनी वो जो है आर.के. जैन, डी.एस. कुमार, खुरमी, यूथ गाइड खोलेंगे तो पूरी चारों मिला के कहीं एक आध जगह एटकिंसन का नाम आ जाए, ठीक है। अदरवाइज एटकिंसन के बारे में कोई प्रश्न वगैरह नहीं आते। क्यों? क्योंकि उपयोगी नहीं है। जब इसको बनाया गया तो फेल कर गई, फेल कर गई तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। असफलता के बारे में कौन बात करता है? हर आदमी अपनी सफल वाली कहानियां सुनाता है ना। ओके, अब सेकंड क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। नाउ ब्रेटॉन साइकिल है या एटकिंसन साइकिल है, वो तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। नाउ दिस कैन बी ओपन साइकिल और दिस कैन बी क्लोज साइकिल। अब जरा समझिए, ओपन साइकिल का मतलब क्या है? ये है हमारी ओपन साइकिल। ये हमारा एयर आई, कंप्रेसर में कंप्रेस हुई, कंबशन चैम्बर में गई। एयर है का मतलब इसमें ऑक्सीजन है। आपने फ्यूल भेजा, फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए? ज्वलनशील मिक्सचर चाहिए। ऑक्सीजन यहां पे है और फ्यूल, ऑक्सीजन क्या एयर है। फ्यूल आया, मिक्सचर बना, टेम्परेचर चाहिए, आपने चिंगारी दे दी, जल गया, और जलने के बाद गैस बनी टरबाइन से। अब ये जो एग्जॉस्ट गैस निकली, लो प्रेशर की, लो टेम्परेचर की, लो इंथैल्पी की कंबशन गैसेस। कंबशन गैसेस क्या? वही जो बनी है जलने के बाद, इनको एटमॉस्फेयर में आपने फेंक दिया, इसको वापस नहीं लाए तो क्लोज लूप नहीं हुआ। फिर आपको एयर मिली, एयर कंप्रेस की, कंबशन चैम्बर में भेजी, फ्यूल जलाया, जलने से कंबशन गैस बनी, इसका प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, इंथैल्पी भी हाई है। गैस टरबाइन में भेज दिया, इसका प्रेशर गिर गया, चूंकि एक्सपेंड कराया इसको, इंथैल्पी गिर गई। जो इंथैल्पी गिरी और जो घटोतरी हुई, 1000 पे आई 200 पे निकली, तो 800 जूल जो वर्क मिला उससे हमने बिजली बना ली। और बची हुई गैस को लो प्रेशर, लो इंथैल्पी, लो टेम्परेचर की गैस को एटमॉस्फेयर में फेंक दिया, हर बार नहीं। ये है हमारी ओपन साइकिल। अब हमारी क्लोज साइकिल में क्या होता है कि हम टरबाइन से जो चीज निकलती है उसको बाहर नहीं फेंकते, उसको दोबारा कंप्रेसर में ले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए करते हैं, इसको हम ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऐसा ही ले जाएंगे गर्म तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटीग्रल वीडीपी के हिसाब से वर्क ज्यादा लगेगा। इसको हम दोबारा ठंडा करके ले जाते हैं। आफ्टर कूलर में हम ठंडा करते हैं। कैसे करते हैं? एटमॉस्फेयर से। तो अब अगर ये वापस चला जा रहा है और फिर वही कार्यक्रम बार बार हो रहा है तो कहलाएगा ये क्लोज साइकिल। तो मोस्टली जो होती है हमारे एरोप्लेन्स की जो साइकिल्स होती हैं वो ओपन साइकिल, क्योंकि एरोप्लेन में बेटा वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वजन। तो वहां पे मैं आफ्टर कूलर नहीं लगाना पड़ेगा। ये आफ्टर कूलर जो हम कह रहे हैं, ये वातावरण की एयर से कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती, वातावरण का वाटर यूज करना पड़ता है। और जब भी वाटर कूलिंग होगी तो बल्कि हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पानी जाता है गर्मी को लेने के लिए, जो कूलिंग वाटर जाता है वो खुद गर्म हो जाता है। फिर उस पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर बनाना पड़ता है, काफी हैवी हो जाता है बेटा। ये हमारी ओपन साइकिल है। तो ब्रेटॉन साइकिल ओपन भी हो सकती है, ब्रेटॉन साइकिल क्लोज भी हो सकती है। इसमें भी ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? एरोप्लेन्स में कौन सी होती है? ब्रेटॉन साइकिल। ओपन की क्लोज? ओपन। पावर प्लांट जो गैस टरबाइन पे आधारित पावर प्लांट है उसमें कौन सी होती है सर? ब्रेटॉन साइकिल। ओपन क्लोज? क्लोज, क्योंकि हमने जमीन पर प्लांट लगाया है तो एक बार हम कूलिंग का इंतजाम कर सकते हैं, और इसको उड़ना भी नहीं है कि इसका वजन में कम होना जरूरी है। तो एरोप्लेन्स में जनरली ये होगी और हमारे पावर प्लांट्स पे ये होगी। बट दोनों की थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होगी? थर्मोडायनेमिक साइकिल ब्रेटॉन होगी। अब वो ओपन होगी कि क्लोज होगी वो बात अलग है, ठीक है। ओके, आइए तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गैस टरबाइन का क्लासिफिकेशन। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? हम लोग इस साइकिल को डिटेल में पढ़, यही हमारी पढ़ाई। जो हम कहते हैं गैस टरबाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिएगा बेटा, जब हम स्टीम टरबाइन की पढ़ाई करते हैं तो कुछ और चीज पढ़ते हैं वहां। तो समझिएगा, जब हम स्टीम टरबाइन की पढ़ाई करते हैं, थर्मल पावर प्लांट वाले
सब्जेक्ट में, तो हम वहां पे पढ़ते हैं स्टीम टरबाइन में दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं इंपल्स टरबाइन और दूसरे को बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। और फिर हम इसकी पूरी स्टडी करते हैं, इनका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं या सीखते हैं और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व, ये हम पढ़ाई करते हैं स्टीम टरबाइन। जब हम गैस टरबाइन में पढ़ाई करते हैं तो हम इसको नहीं पढ़ते, हम ये कहते हैं गैस टरबाइन में ये सब तो होता ही है जो वहां होता है, बस फर्क ये है कि यहां स्टीम के स्थान पे गैस होती है। तो हम करते क्या है गैस टरबाइन में, उस थर्मोडायनेमिक साइकिल को पढ़ते हैं जिस पे आधारित होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेटॉन साइकिल। तो आइए, हमारा 3.6.3 मींस छठे चैप्टर का थर्ड आइटम है, यही असली इस चैप्टर की जान। अगर आप कहते हैं कि आपको गैस टरबाइन आती है, इसको मतलब आपको ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल क्लियर है। जब आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो इसी की उल्टी होती है, रिवर्स ब्रेटॉन या रिवर्स जूल साइकिल, बट वो -W साइकिल है। वो कार्य खर्च खाती है और ठंडक पैदा करती है या गर्माहट पैदा करती है, वो RAC में देखा जाता है। फिलहाल ब्रेटॉन और जूल साइकिल। अब बेटा मैं ब्रेटॉन और जूल साइकिल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ गया तो चैप्टर। अब देखिए बेटा, ये क्या है हमारा ब्लॉक डायग्राम। अब इस वक्त क्या दिखाया गया है, इस वक्त एक गैस टरबाइन। अगर पूछे ये ब्लॉक डायग्राम है, यस सर ब्लॉक डायग्राम है। किसका ब्लॉक डायग्राम है? थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का, डीजल पावर प्लांट का या गैस टरबाइन पावर प्लांट का? गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब समझिए बेटा, अगर हमें बिजली पैदा करनी है फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन से, आज के तारीख में हमारे पास ये तीनों हैं। अगर हम फ्यूल को जलाएं, कोयले को जलाएं, गैस को जलाएं, फर्नेस ऑयल को जलाएं, उसको जला के बॉयलर में पानी से भाप बनाएं, भाप को स्टीम टरबाइन या चरखी पे मारें और कार्य पैदा करें, उस कार्य से बिजली बनाएं, तो कहलाता है थर्मल पावर प्लांट। अगर हम डीजल इंजन ले लें, उसमें डीजल डालें, डीजल जलाएं, मैकेनिकल कार्य प्राप्त करें, उसको जनरेटर में डाल दें और बिजली पैदा करें, कहलाता है डीजल पावर प्लांट। जनरेटर स्टार्ट करो, तो जनरेटर स्टार्ट करो मतलब क्या है, डीजल इंजन स्टार्ट होता है, उससे यांत्रिक कार्य मिलता है, उसको हम बिजली बनाते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूल को जलाएं कंबशन चैम्बर में और जो गैस बने उसको टरबाइन पे मारें और चरखी चला के मैकेनिकल वर्क प्राप्त करें, उस मैकेनिकल वर्क को जनरेटर में देकर बिजली पैदा करें, कहलाता है गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब समझिए बेटा, चित्र में ब्लॉक डायग्राम दिखाया है किसका? थर्मल पावर प्लांट का। सर थर्मल पावर प्लांट तो है, देखिए टरबाइन है सर, ये बॉयलर है, ये बॉयलर नहीं है, कंबशन चैम्बर है, काम वही कर रहा है, हीट ऐड हो रही है, बट वहां पे हीट ऐड होती है, पानी को बनता है भाप। सर ये क्या है? कंप्रेसर, वहां होता है कंडेंसर। तो ये समझिए गैस टरबाइन पावर प्लांट है ये। तो अब ये गैस टरबाइन पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया। इसमें मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन बोलो या टरबाइन जो भी बोलो, और आफ्टर कूलर। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने दिखाया है, ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन दिखाया है कि ओपन साइकिल? तो मैंने क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो चित्र में ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है किसका? सर गैस टरबाइन पावर प्लांट का, जिसके मुख्य कंपोनेंट ये 4 हैं। ये ओपन है कि क्लोज? सर ये क्लोज सिस्टम है, ये ओपन भी हो सकता है। ब्रेटॉन साइकिल पे ही काम करते हुए ओपन हो सकता है, ब्रेटॉन साइकिल पे ही काम करते हुए क्लोज हो सकता है। चूंकि मैंने इसको जोड़ा है वापस, ये 4 पे निकला, ठंडा होके 1 से फिर वापस गया, ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, आइए अब जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एयर जो है कंप्रेसर में आएगी 1 पे। तो 1 क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अगर हम लोग रफली बोलना चाहें तो 1.01 बार, 760 मिलीमीटर पारा, ये हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब? समुद्र तल पे। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा गिरता जाएगा, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानेंगे कितना? 760 मिलीमीटर पारा या 1.01 बार, या रफली कह सकते हैं 1 बार। 1 बार और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी एयर आई। अब आपने क्या किया, इस कंप्रेसर में इस एयर का प्रेशर बढ़ा दिया। अब मान लीजिए हम इसको दिखाने जा रहे हैं, इस प्रक्रम को दिखाने जा रहे हैं पीवी डायग्राम पे। ये है प्रेशर, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम।
ये है टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी। अब हमने इस कंप्रेसर में कंप्रेशन, अब हम लोग मानते हैं कि आदर्श कंप्रेसर वो है जो हमारे फ्लूइड का प्रेशर तो बढ़ा दे परंतु मिनिमम कार्य खाए। तो हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया, जबकि हम जानते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो आइसेंट्रोपिक का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ना हम रिवर्सिबल कर सकते हैं ना हम एडियाबेटिक कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो अगर हम आदर्श रूप से बात करें तो हमने क्या किया, कंप्रेसर में जो एयर थी इसको कंप्रेस किया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक पहुंचाया। कैसे? एडियाबेटिक कंप्रेशन की। अब हमने क्या किया, इस प्रेशर एक्सिस पे दो प्रेशर ले लिए। मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए हाई प्रेशर है और ये हमारा मान लीजिए लो प्रेशर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 पे एयर है, इसका कुछ प्रेशर है P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमारे पास 1 पे एयर है, इसका कुछ टेम्परेचर है। तो 1 पॉइंट क्या है सर? 1 पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की एयर। अब मान लीजिए हमने 1 kg एयर दी, इस 1 kg एयर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। इसका मतलब हमने 1 पॉइंट को दिखा दिया, किस पे दिखा दिया? 1 पॉइंट को दिखा दिया हमने पीवी डायग्राम पे, और 1 पॉइंट को दिखा दिया हमने टीएस डायग्राम। तो इसकी एंट्रोपी क्या है? मैंने कहा बेटा हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है, तो हम लोग एंट्रोपी कहीं भी ले सकते हैं इसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एंट्रोपी यहां ले लें, यहां ले लें, डायग्राम उसके आगे डेवलप होता है। क्योंकि हम लोग एंट्रोपी का अध्ययन नहीं करते, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है। तो बेटा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे अगर आपको याद हो, आइसोबेरिक लाइन कुछ इस प्रकार से हो। तो हमने 2 आइसोबेरिक लाइन ले ली, 2 आइसोबेरिक लाइन ले ली, एक पीवी डायग्राम पे हाई प्रेशर वाली और एक लो प्रेशर वाली। टीएस डायग्राम पे कौन सी? ये लो प्रेशर वाली और ये हाई प्रेशर वाली। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है सर? लो प्रेशर अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की एयर। अब हमने कंप्रेसर में क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया। मान लीजिए 1 बार से 10 बार कर दिया, मान लीजिए 1 बार से 8 बार कर दिया, तो हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया सर? रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर। किस में? कंप्रेशन। अब अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो क्या हुआ? 1 से 2 कैसी लाइन आएगी? वर्टिकल लाइन। तो 1 से 2 क्या है सर? कंप्रेशन है। प्रेशर पहले ये था 1, ये वाला लो प्रेशर वाला था, अब क्या हो गया? ये ऊपर वाली लाइन है, प्रेशर बढ़ गया। बट इस दौरान एंट्रोपी नहीं बढ़ी, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। पीवी डायग्राम पे क्या हुआ सर? ये 1 था और ये हो गया, तो 1 से 2 ये हो गया हमारा। इसका मतलब हमारा हो गया 1 2। इतनी बात पकड़ पाए तो हमारा पहला प्रोसेस हुआ कंप्रेसर में। जरा इसका नाम देखें, 1 2 कहां पे हुआ? कंप्रेसर। क्या नाम है इसका? रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। किसका? एटमॉस्फेरिक एयर का। इसका मतलब जब हमारे कंप्रेसर से ये एयर निकली है तो इसका प्रेशर बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है सर? 1 बार से 6 बार हो गया है सर, 1 बार से 8 बार हो गया है, 1 बार से 10 बार हो गया है। ये डिपेंड करेगा इस कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो कितना है। प्रेशर रेशियो 6 है तो 6 बार हो गया है, क्योंकि ये तो 1 है। क्या होता है प्रेशर रेशियो? प्रेशर रेशियो होता है डिलीवरी प्रेशर डिवाइडेड बाय सप्लाई प्रेशर। अगर ये 6 है तो P2 क्या हो जाएगा सर? ये 1 है, P2 बराबर 6। अगर ये 8 है तो P2 बराबर 8। अगर ये 10 है तो P2 बराबर 10। इसका मतलब अगर आने वाली एयर 1 बार की है, प्रेशर रेशियो 6 है तो 6 बार, प्रेशर रेशियो 8 है तो 8 बार, प्रेशर रेशियो 10 है तो 10 बार। लेकिन ध्यान रहो, 1 बार की एयर को 6 बार बनाओगे तो कम वर्क लगेगा, 1 बार की एयर को 8 बार का बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा वर्क लगेगा, और 1 बार की एयर को 10 बार का बनाओगे तो और ज्यादा वर्क लगेगा। जितना ज्यादा प्रेशर डेवलप करना है उतना ही वर्क मिलेगा, जितनी बड़ी नौकरी चाहिए उतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? ओके। अब हमारे पास 2 पे क्या है सर? हमारे पास हाई प्रेशर। हाई का मतलब यहां पे क्या है? 1 की तुलना में हाई, 1 और 6, 1 और 8, 1 और 10, हाई प्रेशर की तुलनात्मक रूप से वॉल्यूम घट गया। यहां पे जो वॉल्यूम था घट, क्योंकि आपने क्या किया? 1 kg एयर को कंप्रेस कर दिया, चाहे रोटरी कॉन्सेप्ट से, सेंट्रिफ्यूगल एक्शन से, चाहे रिसिप्रोकेटिंग कॉन्सेप्ट से। और यहां पे क्या है देखिए, जब आप उसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो कार्य दे रहे हैं, लेकिन आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। हीट बाहर तो जा नहीं सकती, जब हीट बाहर जा नहीं सकती तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। जो आपने वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हुआ, और हीट बाहर जा नहीं पाई तो उसे टेम्परेचर को बढ़ा। तो 1 2 पे तो ये देखिए 1 2 यहां दिखाई दे रहा है, 1 2 यहां दिखाई दे रहा है, 1 2 यहां दिखाई दे रहा है। अब इस कंप्रेसर में क्या हुआ है सर? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन आई है। अब इस टेबल को भरते हैं। 1 से 2 में कंप्रेसर में क्या हुआ है सर? प्रेशर बढ़ा है, 1 बार से 6 बार हुआ है।
लेकिन चूंकि एडियाबेटिक है तो जो आपने वर्क किया है हीट बाहर जा नहीं पाई, फलस्वरूप टेम्परेचर भी बढ़ा है। परंतु आपने कंप्रेस किया है एयर को, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं बेटा, एयर इज ए कंप्रेसिबल सब्सटेंस। एयर को कंप्रेस करोगे तो बहुत गुंजाइश है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, पास पास आते जाएंगे। रुई है, रुई को दबाना चाहो दबा लोगे, लोहे को दबाओ नहीं दबा पाओगे। इसका मतलब यहां पे कंप्रेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम काफी घट जाएगा। इतना हो गया, वॉल्यूम घटे। इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा कि नहीं? सर होगा। वर्क मिलेगा कि खर्च होगा? सर कंप्रेसर है, निगेटिव है, माइनस डब्ल्यू डिवाइस है, ये वर्क खाएगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो डब्ल्यू क्या होगा? माइनस। इस दौरान इंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी? सर ये जो एयर है इसको हम आइडियल गैस मान सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, हम लोग मानते ही हैं पढ़ाई में आइडियल गैस। तो जो किसी भी एयर की किसी भी आइडियल गैस की इंथैल्पी क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए? आइडियल गैस के। अब यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंथैल्पी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी, एंट्रोपी कह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एयर को हमने आइडियल गैस माना है, और आइडियल गैस की इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है किसका? टेम्परेचर। बात समझ में? ओके। अब सर एंट्रोपी क्या होगा? मैंने कहा आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। अब आप देखिए कि आपके गैस टरबाइन में 1-2 कंप्रेसर पे क्या हो रहा है ये आपको दिखाई दे। अब यहां पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कम वॉल्यूम, क्योंकि अब वॉल्यूम कम हो गया है, कि एयर कंबस्टन चैम्बर में जाएगी। अब देखिए बेटा यहां पे भी 0.2 है, यहां पे भी 0.2 है, इसका मतलब इस रास्ते में फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर गिरेगा, टेम्परेचर का लॉस होगा। चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है उसके तुलना में इसका टेम्परेचर हाई है, क्योंकि आपने इसको ये वाला टेम्परेचर नहीं है, अब ये टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर तो T1 पे है, ये T2 पे है, तो हीट बाहर जाएगी। बट हम जब साइकिल्स पढ़ते हैं, आइडियल साइकिल्स पढ़ते हैं, तो हम आदर्श परिस्थितियों की कल्पना करते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक किसी प्रकार का प्रेशर लॉस, किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं होगा, जिस कंडीशन में निकलेगी वैसे ही पहुंच जाए। अब यहां पे क्या होगा? ये जो एयर आएगी 6 बार पे या 8 बार पे, यहां पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करेंगे, मतलब हम हीट ऐड करते जाएंगे परंतु प्रेशर बढ़ने नहीं देंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर जब हीट करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए ये 2 है, अब हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना शुरू, मतलब अंदर एयर आ रही है, हम क्या कर रहे हैं? फ्यूल जलाते जा रहे हैं, फ्यूल जलाते जा रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं, प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 2 से 3 पे क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रही है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है परंतु वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जरा देखो यहां पे ये है आइसोबैरिक लाइन, तुम्हारी हाई प्रेशर वाली लाइन ये है, और ये थी हमारी लो प्रेशर वाली। प्रेशर कांस्टेंट और टीएस डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे? सर टीएस डायग्राम पे दिखाएंगे इस प्रकार से। तो 2 से 3 क्या होगा? सर इस लाइन पे चलेगी 2 से 3। अब सर इस दौरान क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाए, प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ता जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। याद है आइडियल गैस के लिए, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस तो V प्रोपोर्शनल टू T, कौन सा लॉ लगता है? चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अब देखिए 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगी, किस में? कंबस्टन चैम्बर में। तो व्हाट इज 2, 3? सर कंबस्टन चैम्बर में हो। क्या होगा यहां? सर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगा। कैसे होगा? सर जो कंप्रेस्ड एयर है, हाई प्रेशर की एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, उसका टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, हमने इसमें फ्यूल भेजा फुआरे के रूप में, एटोमाइज रूप में, ये इस एयर के साथ मिक्स होगा, फ्यूल वेपराइज होगा, मिक्सचर बनेगा और हम चिंगारी देके जला देंगे, एक्सटर्नली बाहर से चिंगारी देंगे, जला देंगे। इसका मतलब हीट ऐड हो गई, परंतु इस दौरान जो हम हीट ऐड करेंगे प्रेशर को बढ़ने नहीं, मतलब इस गैस को आगे पास करते जाएंगे, किसमें? टरबाइन। अगर इसको बाहर नहीं जाने देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे, तो मानी बात है हीट ऐड करते जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम स्थिर है तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां पे हम अगर प्रेशर को स्थिर रखेंगे, वॉल्यूम को बढ़ने देंगे। तो अब इस दौरान अगर हम 2-3 को देखें तो 2 से 3 में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, परंतु हिट ऐड हुई है तो टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो आइए देखते हैं 2-3 कहां पे होगा? कंबस्टन चैम्बर। इस दौरान प्रेशर क्या रहेगा? 1 बार के 6 बार? हाई प्रेशर 6 या 8 या 10, वो तो डिपेंड करेगा सर कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो कितना है।
बट 1 बार नहीं रहेगा तो प्रेशर हाई रहेगा। बट वो जो भी प्रेशर है 6 है तो कंबशन चैम्बर में 6 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा। तो कंबशन चैम्बर में प्रेशर क्या रहेगा सर? कंबशन चैम्बर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट जो है ये 1 नहीं होगा, वो हाई वाला होगा, 6 होगा पूरे पे। ओके, इस दौरान टेम्परेचर क्या होगा सर? टेम्परेचर तो बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ये था, हीट ऐड हो गई, ये हो गया, हीट ऐड हो गई तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा सर? आइडियल गैस माना है सर हमने, एयर है, तो आइडियल गैस में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये देखिए सर, प्रेशर तो वही है, वॉल्यूम बढ़ गया, यहां पे वॉल्यूम V2 है और यहां पे वॉल्यूम V3 है। ये वॉल्यूम क्या है बेटा? V3। ये वॉल्यूम क्या था? V2। V2 की तुलना V3 ज्यादा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वेरी गुड। इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा? यस सर। अब इस एयर को हम वर्किंग मीडियम मान रहे हैं, जो नाच रही है, यही कंबशन गैस बनेगी, यही एक्सपेंड करेगी, इसी की इंथैल्पी गिरेगी, इसी से कार्य मिलेगा, फिर ये वापस आएगी। तो इसको हीट मिल रही है कि ये दे रहा है सर? हीट इज एडेड टू द एयर, एयर को हीट मिल रही है, हीट इज एडेड टू द एयर, मतलब हीट ट्रांसफर विल बी पॉजिटिव। इस दौरान क्या वर्क मिलेगा? नहीं सर, सर वर्क नहीं मिलेगा सर। पीवी डायग्राम पे देखिए, 2-3 के नीचे का एरिया, इतना वर्क मिलना चाहिए सर। मैंने कहा बेटा इतना वर्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? पीवी डायग्राम वर्क देता है, मैंने कहा वो होता है क्लोज सिस्टम के लिए। इसमें क्या है, इसको देखोगे तो ओपन सिस्टम है, वर्किंग मीडियम, फ्लूइड आया और फ्लूइड गया, तो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल PdP, और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी विल बी 0, वर्क विल बी 0। अब 2-3 के साइड का एरिया देखोगे तो 0 मिलेगा, 2-3 नहीं तो क्लोज साइकिल है। मैंने कहा बेटा साइकिल क्लोज है, कंपोनेंट तो ओपन की तरह बिहेव करेगा ना, इसमें एयर आएगी हाई प्रेशर की और कंबशन गैसेस बाहर निकलेंगी। ये बात समझ में आई? ओके, तो अब जरा देखें हम लोग टेबल में, वर्क डन होगा? नहीं सर 0, क्योंकि आइसोबेरिक है, इंटीग्रल VdP से वर्क 0 होगा। तो कंबशन चैम्बर में वर्क नहीं होगा, न प्लस न माइनस, यहां पे हीट ऐड होगी। इस दौरान इंथैल्पी बढ़ेगी? यस सर। टेम्परेचर बढ़ा है, इंथैल्पी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? यस सर। टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब बात आई एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर, नो एसोसिएटेड विथ हीट। हीट ऐड हो रही है तो टेम्परेचर, सॉरी इंथैल्पी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी? हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ती है, तो हीट ऐड हो रही है तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। इतनी बात समझ गए? तो 2 कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए। कौन कौन से? सर कंप्रेसर में क्या हो रहा है समझ में आ गया, कम। अब यहां से क्या निकलेगा सर? यहां से निकलेगी हाई प्रेशर, क्योंकि ये जो प्रेशर था 6 बार की, लेकिन सर यहां पे जो टेम्परेचर था उसके तुलना में टेम्परेचर बढ़ गया, यहां जो टेम्परेचर था टेम्परेचर बढ़ गया, इंथैल्पी बढ़ गई। हाई प्रेशर की, हाई टेम्परेचर की, हाई इंथैल्पी की एयर। अब टरबाइन में इसको एक्सपेंड करेंगे 6 बार से 1 बार, 8 बार से 1 बार, 10 बार से 1 बार। तो अब हम यहां पे एक्सपेंड करेंगे, पर कैसा करेंगे? आइसेंट्रोपिक। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे इसका मतलब क्या होगा? कहां करेंगे एक्सपेंशन? टरबाइन में। इसी को बोलेंगे गैस टरबाइन। वैसे तो बोलेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट या गैस टरबाइन सिस्टम पूरा, बट ये होगी टरबाइन, गैस टरबाइन। इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन। कैसा सर? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर। सर यहां पे एयर ले रहे हैं आप, ये तो सर कंबशन गैस एक्सपेंड करेगी बेटा, एक्चुअल केस में कंबशन गैस एक्सपेंड करेगी, बट हम लोग यहां जब साइकिल पढ़ते हैं एयर को थ्रू आउट दी वर्किंग मीडियम मान के पढ़ते हैं। जैसा हमारे स्पुडिंग इंजन वाले में, आईसी इंजन में था, ऑटो साइकिल में हम लोग क्या कहते हैं, एयर सक हुई, एयर कंप्रेस हुई, उसको वाह्य स्रोत से हमने हीट दी। सेम चीज यहां पे भी मान के पढ़ते हैं। ओके, अब लिखा है और कंबशन प्रोडक्ट्स और गैस इन एक्चुअल केस। ओके, इस दौरान क्या होगा सर? रिवर्सिबल एडियाबेटिक है या आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, परंतु तो एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। जब एक्सपेंशन होगा टरबाइन में तो प्रेशर गिरेगा, प्रेशर गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन चूंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए यहां पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है 3 से 4, तो 3 से 4 के साइड का एरिया वर्क मिलेगा, 3 से 4 के साइड का एरिया हमको वर्क मिलेगा। तो वर्क कैसे मिलेगा? एडियाबेटिक है सर, इसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी, और आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा उसका टेम्परेचर फंक्शन होती है, तो टेम्परेचर गिरेगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इस चीज को सीखते हैं। आइए बेटा, यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर गिरेगा। इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा? नहीं सर 0, क्योंकि क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक। वर्क क्या होगा? होगा सर प्लस की माइनस, सर प्लस।
अब टेम्परेचर गिर रहा है तो इंथैल्पी गिरेगी, आंतरिक ऊर्जा गिरेगी, क्योंकि दोनों किस पे निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पे। और एंट्रोपी क्या होगी सर, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, हीट तो ना आ रही है ना जा रही है, और एंट्रोपी तो संबंधित है हीट से, टेम्परेचर गिरने से फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी हीट नहीं आ रही ना जा रही है, ओके। तो एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, आइसेंट्रोपी। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो इंथैल्पी की एयर या कंबशन प्रोडक्ट। अब चाहे तो इसको आप एटमॉस्फेयर में फेंक दीजिए, या इसको आप ले आइए आफ्टर कूलर में और कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा कर दीजिए। ये है आपका निकला हुआ टरबाइन से 4। अब चाहे तो इसको एटमॉस्फेयर फेंक दीजिए या इसी प्रेशर पे, अब ये 1 बार है बेटा, ये 6 बार है, ये 1 बार है, 8 बार है, ये 1 बार है, ये 10 बार है, ये 1 बार है। अब 1 बार पे ही इसको ठंडा किया। कैसे ठंडा किया सर, इसका टेम्परेचर क्या है, देखिए ये है, ये एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर ये है। अगर हम ये वाली एयर ले आए तो इसको ठंडा कर सकते हैं, ये वाला पानी ले आए ठंडा कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर या एटमॉस्फेरिक वाटर से हमने इसको ठंडा किया। अब देखिए 4 से 1 क्या है, 1 बार पे, लेकिन इसके कांटेक्ट में कौन आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर, तो इसको ठंडा करेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग हो रही है, जरा देखिए आफ्टर कूलर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है या कूलिंग हो रही है। इस दौरान क्या होगा सर, कूलर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। 6 बार नहीं सर, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है हाई वाला, 6 बार पे एयर गई, उसमें फ्यूल जलाया, 6 बार की हाई टेम्परेचर हाई इंथैल्पी की एयर बन गई और टरबाइन पे गई। अब जब निकली तो 1 बार पे निकली, अब 1 बार पे जाएगी कूलर में, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा 1 बार, तो 1 बार कांस्टेंट। इस दौरान से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं सर, इस दौरान टेम्परेचर घटेगा, क्यों, चूंकि कूलिंग कर रहे हैं, अब उससे हीट निकाल रहे हैं। वॉल्यूम क्या होगा, जब एयर ठंडी होगी तो उसका आयतन घटेगा। देखिए जरा, ये था 4 और इससे हीट निकल गई, कहां आ गए 1, ये था 4 और 1 है ये, तो ये देखें हीट निकल गई तो क्या हो गया, आयतन घट गया। तो यहां पे क्या होगा, आयतन घट जाए। इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा, यस सर, हीट निकल रही है, हीट ट्रांसफर होगा, यस सर, प्लस की माइनस, माइनस सर। वर्क डन होगा, हां सर होगा। खर्च होगा, नहीं बेटा वर्क डन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, ये है तो 4-1 के नीचे का एरिया, मैंने कहा 4-1 के नीचे का एरिया मत देखो, क्यों, 4-1 के नीचे का एरिया तब देखेंगे जब क्लोज सिस्टम होता, यहां तो ओपन सिस्टम है, फ्लूइड आ रहा है और निकल रहा है, क्या देखेंगे, साइड का एरिया, साइड का एरिया क्या दिखेगा, 4-1 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, इसका मतलब वर्क डन विल बी 0। इस दौरान इंथैल्पी क्या होगी, टेम्परेचर गिर रहा है तो इंथैल्पी गिरेगी, टेम्परेचर गिर रहा है तो आंतरिक ऊर्जा गिरेगी। एंट्रोपी क्या होगी, मतलब हीट निकल रही है, हीट एडेड टू द सिस्टम, रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिमूव्ड बाय द सिस्टम, रैंडमनेस डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी वहां बढ़ी थी, यहां घटे। अब बेटा देखिए, हम लोगों ने आज अपनी इस गैस टरबाइन पावर प्लांट में ब्रेटॉन साइकिल किस प्रकार से कार्य करती है वो देख, किस कंपोनेंट में जो किस कंपोनेंट में क्या होता है ये देखा, उन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देंगे ये देखा, और साथ साथ देखा कि इस प्रोसेसेस में हो रहे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या परिवर्तन होता। अब इस पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी और वर्क रेशो के बारे में आगे अगले चैप्टर में हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास को हम अभी यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।